हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में आने वाला एक और नया एक्ट, जिसको कि हम जानते हैं द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986। हालांकि ये वाला एक्ट इसी बार सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है, और हालांकि ये बहुत छोटा सा एक्ट है, मात्र 10 सेक्शन इसके अंदर है। लेकिन क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस किया गया है तो हमें इसको पढ़ना भी पड़ेगा। और जैसे कि राजस्थान की स्ट्रेटेजी रही है, अगर 70 नंबर का लॉ आता है तो ऑन एन एवरेज पर एक्ट में से 3 से 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब अगर हमें 10 सेक्शन पढ़ने के बाद 3 नंबर मिल रहे हैं तो हम क्यों छोड़ें। और क्योंकि ये माइनर एक्ट है, इजीली हो जाएगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको आज ही ये पूरा एक्ट कंप्लीट करवा दूँ। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का सेशन हमारा, जो कि हम पढ़ेंगे किसके बारे में, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। इसमें मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया, मात्र और मात्र 10 सेक्शन है टोटल। अगर इसमें हम बात करें, टोटल सेक्शन कितने हैं हमारे पास, 10 सेक्शन है जिसको कि हमें कवर करना है। और यही 10 सेक्शन अगर हमें 3 से 4 नंबर दे के जाएंगे तो इसमें क्या बुराई है पढ़ने में, पढ़ लेते हैं। अब जैसे कि हमारी स्ट्रेटेजी रहती है हर बार, एक एक एक्ट के बारे में एक एक चीज पढ़नी है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमें एक्ट में दे रखा है। समझ में आती है बात। अब अगर हम स्टार्टिंग से इसको पढ़ें तो इस एक्ट का नाम क्या हुआ, इस एक्ट का नाम हुआ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ये आपको नाम याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब ये एक्ट कौन से नंबर का एक्ट है, तो हम ये देखेंगे कि ये 1986 ईयर के अंदर पास होने वाला 60th नंबर का एक्ट है। मतलब 1986 में पास होने वाला 60वें नंबर का एक्ट अगर कोई है तो उसका नाम क्या है हमारा, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। यहाँ तक की बात क्लियर है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम देखते हैं इससे जुड़ी हुई अगली चीज। तो हम क्या पढ़ते थे, हमें देखनी है इसकी डेट ऑफ एनेक्टमेंट। डेट ऑफ एनेक्टमेंट बोले तो जिस दिन इसको क्या मिली होगी, सहमति मिली होगी। तो वो डेट ऑफ एनेक्टमेंट क्या है इसकी, हमें ये याद रखना है इसकी, इसकी डेट ऑफ एनेक्टमेंट है 23 दिसंबर 1986। ये डेट आपको याद रखनी है, क्या है, 23rd डे ऑफ डिसम्बर 1986। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम जब ये एनेक्ट हो गया तो इसको हम एनफोर्स भी करवाएंगे। तो इसको एनफोर्स कब करवाया गया, 2 अक्टूबर 1987। ये डेट्स आपको याद रखनी है, क्योंकि आपसे प्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सिंपल डेट से पूछ लेगा, एक्ट नंबर पूछ लेगा, एक्ट का नाम पूछ लेगा। तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। एनेक्टमेंट पूछेगा 23rd डे ऑफ डिसम्बर 1986, एनफोर्समेंट पूछेगा 2nd डे ऑफ अक्टूबर 1987। और अगर आपसे पूछ ले कि ये नोटिफिकेशन पब्लिश किस दिन को हुई थी, तो ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुई थी 25 सितंबर 1987। तीन चीजें बताइए मैंने आपको, डेट ऑफ एनेक्टमेंट कब थी, 23 दिसंबर 1986, ये हो गई हमारी पहली चीज। डेट ऑफ एनफोर्समेंट 2 अक्टूबर 1987, दूसरी चीज। थर्ड, नोटिफाई कब हुआ ऑफिशियल गैजेट के अंदर, 25 सितंबर 1987। यहाँ तक की बात क्लियर है। और ये एक्ट कौन सा है, 1986 में पास होने वाला, 1986 में पास होने वाला 60वें नंबर का एक्ट। मैं आपके लिए हिंदी में लिख देता हूँ, 1986 में पास होने वाला 60वें नंबर का एक्ट कौन सा हो गया हमारा, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। यहां तक आपको आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब किसी भी एक्ट को हम आगे पढ़ने से पहले उसका हमें प्रियम्बल पता होना चाहिए कि उस एक्ट का बनने के पीछे उद्देश्य क्या था, क्या कारण था कि इस एक्ट को हम बनाया गया, क्या कारण था कि उस टाइम के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको उन्होंने इस एक्ट को बनाया। कोई वजह रही होगी तभी तो लॉ बनता है। तो देख लेते हैं प्रियम्बल क्या कहता है इसका। यह है हमारा प्रियम्बल।
अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो प्लीज इग्नोर करना, सिर्फ जो फैक्ट है उस पर ध्यान देना। देखते हैं। एन एक्ट टू प्रोहिबिट, क्या है? प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब रोकना, किसको? इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन थ्रू एडवर्टाइजमेंट। किसी भी महिला के ऊपर कोई गलत तरीके का एडवर्टाइजमेंट किया हो, कोई गलत तरीके का पब्लिकेशन किया हो, कोई गलत तरीके की राइटिंग करी हो, कोई गलत तरीके की पेंटिंग करी हो, कोई गलत तरीके की फिगर करी हो, या किसी और तरीके से भी किसी महिला की एक तरीके से हम अपमान कर रहे हों, बाय अदर मैनर फॉर द मैटर कनेक्टेड देयर इन और इंसिडेंट देयर टू। मतलब किसी भी महिला का हम अपमान कर रहे हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, चाहे वो पब्लिकेशन के थ्रू, चाहे वो राइटिंग के थ्रू, चाहे वो पेंटिंग के थ्रू, चाहे वो फिगर्स के थ्रू, या इसके अलावा भी कोई और अन्य साधन होंगे, जैसा कि आजकल चल रहा सोशल मीडिया, उसके थ्रू भी अगर हम कुछ करते हैं तो भी इस एक्ट के अंदर दोषी पाए जाएंगे। अब वो कैसे कैसे पाए जाएंगे वो हम अभी जब हम पढ़ेंगे तब देख लेंगे। ठीक है जी। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसकी, किसकी, कि ये जो एक्ट है कौन सी मिनिस्ट्री से गवर्न होगा। तो ये गवर्न होगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से। कौन सी मिनिस्ट्री से? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और इसकी अभी वर्तमान में मंत्री कौन है, इसका आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें मात्र और मात्र कितने सेक्शन हैं? इसमें मात्र हमारे पास 10 सेक्शन है। तो आज हम इस 10 सेक्शन को पूरा खत्म कर देंगे, और आज आपका ये लेक्चर या एक्ट पूरा खत्म हो जाएगा। अब इसमें चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 1.5 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, टाइम मुझे भी नहीं पता, लेकिन खत्म हमें आज ही करना है। देखते हैं। सेक्शन 1। अब लगभग हर एक्ट का सेक्शन 1 तो सेम ही होता है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल बोलेगा कि भैया ये एक्ट जो है क्या नाम से जाना जाएगा? द इंडिसेंट, ये एक्ट जाना जाएगा द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के नाम से जाना जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये इसका विस्तार कहाँ तक है? इसका विस्तार पूरे भारत में है। अब जैसा कि आप सबको पता होगा कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद से भारत के लगभग सारे कानून कहाँ पर लागू होने चालू हो गए थे? जम्मू एंड कश्मीर पर भी होने चालू हो गए थे। अब इसके अंदर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की कौन सी एंट्री से, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की कौन सी एंट्री से ये वाला एक्ट पूरे भारत में लागू हो गया, या जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू हो गया? तो ये एंट्री नंबर हमें याद रखनी है, एंट्री नंबर 39। कौन से एक्ट की? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये आपको बात ध्यान रहेगी, 2019, ये आपको बात ध्यान रहेगी। अब इसका सब सेक्शन 3 क्या कहता है? इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट, डेट मैंने ऊपर बता दी थी आपको, 2 अक्टूबर 1987, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन। और ये नोटिफाई कब किया गया था? 25 सितंबर 1987 को। ऊपर मैं आपको बात बता के आ गया हूँ। यहाँ तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखते हैं इसका सेक्शन नंबर 2। अब सेक्शन नंबर 2 के अंदर अब बात करें तो ये किसकी बात करेगा? हमारी डेफिनेशन। इसकी बात करेगा डेफिनेशन। अब सबसे पहली डेफिनेशन क्या आती है 2A में? एडवर्टाइजमेंट। क्या आएगा? विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। क्या होता है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं, हमारा दिमाग हमें नहीं लगाना। पढ़ते हैं क्या लिखा है डेफिनेशन। इंक्लूड्स एनी नोटिस, एनी सर्कुलर,
एनी लेबल, एनी रैपर और एनी अदर डॉक्यूमेंट। क्या क्या बोला इसने? किसी भी तरीके का नोटिस हो, किसी भी तरीके का सर्कुलर हो, किसी भी तरीके का लेबल हो, किसी भी तरीके का रैपर हो, या किसी भी तरीके का कोई भी प्रकार का डॉक्यूमेंट हो, वो क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट होगा। इसके आगे भी पढ़ते क्या लिखा है। एंड ऑल्सो इंक्लूड एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मीन्स ऑफ एनी लाइट, एनी साउंड, एनी स्मोक, एनी गैस, या और भी किसी अन्य तरीके से जो विजिबल रिप्रेजेंटेशन बनाया जाए, वो क्या होगा? हमारा एडवर्टाइजमेंट होगा। मतलब यहां पर किसी भी तरीके का बता दिया गया है, कोई भी तरीका हो, जो इसमें छूट गए हैं वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात समझ में आ गई कि एडवर्टाइजमेंट में हमें क्या क्या इंक्लूड करना है। नोटिस करेंगे, सर्कुलर करेंगे, लेबल करेंगे, रैपर करेंगे, या कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट। अब इसमें एक्स वाई जेड कोई भी डॉक्यूमेंट हो जो इसमें छूट गए वो सब भी हो जाएंगे यहाँ तक। और इसके साथ साथ क्या इंक्लूड है? कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो टीवी के मीडिया से हो, सोशल मीडिया से हो, या और भी किसी तरीके से हो, लाइट से हो, साउंड से हो, स्मोक से हो, गैस से हो, या जो इसमें छूट गए हैं वो कोई भी हो, वो हमारा क्या कहलाया जाएगा? एडवर्टाइजमेंट कहलाया जाएगा। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सेक्शन 2B। अब एडवर्टाइजमेंट के बाद हम देखेंगे सेक्शन 2B, डिस्ट्रीब्यूशन। अब नाम से ही पता लग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, कि हमने उसको बांट दिया, फैला दिया, लोगों में दे दिया। अब चाहे वो फ्री दो, चाहे वो कैसे ही दो। देख लेते हैं। इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल, वेदर फ्री और अदरवाइज। चाहे आपने सैंपल के तौर पे दिया हो, चाहे उसको किसी को फ्री में दिया हो, चाहे आपने उसको पैसे दे के दिया हो, किसी भी तरीके से दिया हो, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। इसमें भी आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको ये वर्ड पकड़ने हैं। सैंपल से भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है, किसी अन्य तरीके से भी हो सकता है। यहां तक कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब हम देखते हैं सेक्शन 2C। अब जैसे कि हम ये क्या एक्ट का नाम पढ़ रहे हैं, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। अब आप पूछेंगे सर ये इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन होता क्या है? तो भैया हमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। सेक्शन 2C में डेफिनेशन दे रखी है कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। देख लो। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का मतलब क्या होता है वो हमें कहाँ दे रखी है? सेक्शन 2C में। क्या होता है वो हम देख लेते हैं। मीन्स द डिपिक्शन इन एनी मैनर ऑफ द फिगर ऑफ अ वुमन, हर फॉर्म ऑफ हर बॉडी और एनी पार्ट देयर ऑफ इन सच अ वे as to have the effect of being indecent, derogatory, digni, denigratory of women, or likely to deprave, corrupt, injure the public morality or morals। मतलब उस वुमेन के ऊपर की गई कोई भी ऐसी टीका टिप्पणी, या तो उस वुमेन की फिगर के ऊपर की गई, या उस वुमेन के जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर की गई हो, उसके फॉर्मेशन के ऊपर गई हो, उसके किसी पार्ट के ऊपर की गई हो। पार्ट कोई भी हो सकता है, नाम लेना उचित नहीं है, आप समझ जाना। उस तरीके से टीका टिप्पणी की गई हो जिससे कि उसकी मॉरलिटी को हार्म हो, उसकी मॉरलिटी को इंजरी पहुंचे, उसकी जो डिग्निटी उसको हार्म पहुंचे, तो ये सभी एक्ट क्या कहलाए जाएंगे? इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन में काउंट। मतलब किसी के द्वारा किया गया कोई भी टीका टिप्पणी किसी भी वुमेन के बारे में, चाहे किसी भी तरीके से हो, जिससे उस वुमेन की मोरालिटी हार्म हो जाए, इंजर हो जाए, शर्मिंदगी हो जाए, तो वो सभी क्या होगा? इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन में काउंट। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेफिनेशन आपसे पूछेगा कहाँ दे रखी है, सेक्शन 2C के अंदर दे रखी है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं सेक्शन 2D।
अगर हम बात करें सेक्शन 2D, क्या कहता है? लेबल क्या होते हैं? एनी रिटर्न, एनी मार्क्ड, एनी स्टैम्प्ड, एनी प्रिंटेड, एनी ग्राफिक मैटर एफेक्ट्स टू और अपीयरिंग अपॉन एनी पैकेज। किसी भी पैकेज के ऊपर कोई भी लिखित में बात हो, कोई भी मार्क्ड में बात हो, कोई भी स्टैम्प्ड हो, कोई भी प्रिंटेड फॉर्म में हो, कोई भी ग्राफिकल मैटर में हो, कोई भी चिपकाया गया मैटर हो, या जो भी उसके ऊपर दिख रहा हो, वो सभी क्या होगा? वो लेबल हो। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आगे देखते हैं। पैकेज क्या होगा? पैकेज कोई भी बॉक्स हो सकता है, कोई भी कार्टन हो सकता है, कोई भी टिन हो सकता है, या कोई भी ऐसा अन्य कंटेनर हो सकता है। कुछ भी हो सकता है जो कंटेनर हो, किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी शेप में हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन 2E क्या बोला इसने? पैकेज। अब सेक्शन 2F प्रिस्क्राइब क्या बोला? प्रिस्क्राइब बाय रूल मेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर जो भी रूल्स हैं वो कहे जाएंगे। 2F प्रिस्क्राइब, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सेक्शन 2 भी खत्म कर दिया है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। ऐसे सभी विज्ञापन, ऐसे सभी एडवर्टाइजमेंट को रोक दिया जाएगा, प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, जिससे कि क्या होगा? किसी भी वुमेन की इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन होगी, मतलब किसी भी वुमेन के ऊपर आपत्तिजनक टीका टिप्पणी होगी, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन होगी, उन सभी एडवर्टाइजमेंट को क्या कर दिया जाएगा? रोक दिया जाएगा, प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। डेफिनेशन क्या कहती है वो हम देख लेते हैं। नो पर्सन शैल पनिश और कॉज टू बी पनिश और अरेंज और टू टेक पार्ट, सॉरी मैंने गलती बोल दिया, मैंने गलत पढ़ लिया, सॉरी। नो पर्सन शैल पब्लिश, कोई भी आदमी पब्लिश नहीं करेगा, प्रसार नहीं करेगा। और कॉज टू पब्लिश, मतलब पब्लिश करने के लिए उकसाएगा भी नहीं, तैयारी भी नहीं करेगा, पब्लिकेशन को अरेंज भी नहीं करेगा, और उस पब्लिकेशन में पार्ट भी नहीं लेगा। ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट को, किसमें? किसी भी ऐसी विज्ञापन में, किसी भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट में विच कंटेन्स इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वुमन इन एनी फॉर्म। किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट हो जिस एडवर्टाइजमेंट से किसी वुमेन की इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रही हो, किसी वुमेन की मॉरलिटी हार्म हो रही हो, डिग्निटी हार्म हो रही हो, मॉरलिटी इंजरी हो रही हो, वो सभी एडवर्टाइजमेंट कोई भी आदमी पब्लिश नहीं कर सकता। वो सभी एडवर्टाइजमेंट कोई भी आदमी पब्लिश करने की तैयारी नहीं कर सकता। वो कोई भी एडवर्टाइजमेंट कोई सा भी आदमी उसको पब्लिश करने के लिए पार्ट भी नहीं कर सकता। यहाँ तक की बात क्लियर है? ये हमें बात कह दी गई सेक्शन नंबर 3 के। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 हमारा क्या कह देता है? सेक्शन नंबर 4 कहता है, सेक्शन नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था? एडवर्टाइजमेंट को रोक दिया जाएगा, प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। अब हम देखेंगे पब्लिकेशन को प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। सेक्शन 3 एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट कर देंगे, और सेक्शन 4 पब्लिकेशन को प्रोहिबिट कर देंगे। अब चाहे वो बाय पोस्ट सेंड की गई हो, बुक की फॉर्म में सेंड की गई हो, पैम्पलेट की फॉर्म में से सेंड की गई हो, या किसी अन्य तरीके से सेंड की गई, पब्लिकेशन को ही रोक देंगे। चाहे वो पब्लिकेशन किसी बुक का हुआ हो, चाहे वो पब्लिकेशन किसी पैम्पलेट का हुआ हो। थर्ड में एडवर्टाइजमेंट और फोर्थ में पब्लिकेशन। ठीक है, देखते हैं कौन से होंगे एडवर्टाइजमेंट जो कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को एंकरेज करे। अब हम देखते हैं इसका सेक्शन वाइज सेक्शन क्या बोलता है ये।
नो पर्सन शैल प्रोड्यूस और कॉज टू बी प्रोड्यूस, बेच भी नहीं सकता, हायर भी नहीं कर सकता, डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकता, सर्कुलेट भी नहीं कर सकता, किसी को बाय पोस्ट भी नहीं भेज सकता, किसी को पैम्पलेट भी नहीं भेज सकता, किसी को पेपर भी नहीं भेज सकता, किसी को स्लाइड भी नहीं कर सकता, फिल्म भी नहीं कर सकता, राइटिंग भी नहीं कर सकता, ड्राइंग भी नहीं कर सकता, पेंटिंग भी नहीं कर सकता, फोटोग्राफ भी नहीं कर सकता, रिप्रेजेंटेशन और फिगर विच कंटेन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म। मतलब कोई भी आदमी किसी भी तरीके की पब्लिकेशन नहीं भेज सकता, किसी भी तरीके की बुक नहीं भेज सकता, किसी भी तरीके की बुक को बना नहीं सकता, किसी भी तरीके की बुक को बेच नहीं सकता, सर्कुलेट नहीं कर सकता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, कोई किसी भी पेपर, किसी भी पैम्पलेट, किसी भी फिल्म, किसी भी राइटिंग को, किसी भी पेंटिंग को, किसी भी ड्राइंग को या कोई भी अन्य माध्यम हो जिससे कि किसी वुमेन की इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रही हो, उसको वो ना तो बना सकता है ना उसको बेच सकता है किसी भी तरीके से। लेकिन इसमें क्या लिख दिया? प्रोवाइडेड, provided that nothing in this section shall apply to। क्या बोला? सेक्शन 4 की बातें किस किस के ऊपर अप्लाई नहीं होंगी, या हम ये कह सकते हैं कि किस किस मैटर को हम ऐसा मानेंगे कि इससे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही, तो वो क्या होंगी? कोई भी ऐसी बुक, कोई भी ऐसी पैम्पलेट, कोई भी ऐसा पेपर, कोई भी ऐसी स्लाइड, कोई भी ऐसी फिल्म, कोई भी ऐसी राइटिंग, कोई भी ऐसी ड्राइंग, कोई भी ऐसी पेंटिंग, कोई भी ऐसी फोटोग्राफ, या कोई भी ऐसी रिप्रेजेंटेशन या कोई भी ऐसी फिगर जो कि कैसी हो, द पब्लिकेशन ऑफ विच इज प्रूव टू बी जस्टिफाइड एज बीइंग फॉर अ पब्लिक गुड। कोई भी ऐसी पब्लिकेशन हो, जो मैंने ऊपर बताया, ड्राइंग हो, राइटिंग हो, फिल्म हो, जो मर्जी हो, जिसका कि मेन मोटिव क्या है? पब्लिक गुड के लिए, पब्लिक को अवेयर करने के लिए। On the ground that such book, such pamphlet, such paper, such slide, such film, such writing, such drawing, such painting, such photograph, such representation, such figure is in the interest of science, साइंस को बढ़ावा देने के लिए हो, इंटरेस्ट ऑफ लिटरेचर उसको बढ़ावा देने के लिए हो, आर्ट को बढ़ावा देने के लिए हो, किसी लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए हो, या किसी जनरल कंसर्न से संबंधित हो। अगर ऐसी कोई हमारे पास फोटोग्राफ, ऐसी कोई राइटिंग, ऐसी कोई फिल्म, ऐसी कोई हमारे पास स्क्रिप्ट, ऐसी कोई पैम्पलेट, पेपर, जो कुछ भी होगी, उसके ऊपर सेक्शन 4 के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। और देखते हैं, विच इज केप्ट और यूज बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पस। ऐसे कोई पेपर, ऐसे कोई पैम्पलेट, ऐसी कोई पब्लिकेशन जो कि रिलीजियस पर्पस के लिए यूज किए जाने हैं, उनके ऊपर भी सेक्शन 4 की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। यहां तक की बात समझ में आती है? आगे देखते हैं। एनी रिप्रेजेंटेशन स्कल्पचर्ड, एनग्रेव्ड, पेंटेड, अदरवाइज रिप्रेजेंटेड ऑन और इन, कोई भी ऐसा स्कल्पचर हो, खुदा हुआ हो, पेंट हो, या किसी अन्य तरीके से रिप्रेजेंट हो, किसके ऊपर? कोई एंशियंट मॉन्यूमेंट्स के ऊपर। अब जैसे हम देखते हैं तो जो पहले के पुराने किले होते हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उसके अंदर लेडीज की फोटो बनी होती है, जेंट्स की फोटो बनी होती है, अलग अलग पोजीशन में फोटो बनी होती है, तो हम उसको इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो एंशियंट पीरियड के मॉन्यूमेंट्स है, इसलिए इसलिए उसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसने इतनी बात बोली। एनी एंशियंट मॉन्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट। कोई भी ऐसे मॉन्यूमेंट के ऊपर गुदे हुए, बने हुए, पेंटेड ऐसे कोई भी चित्रण, कोई भी ऐसे स्कल्पचर जो कि एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट के अंदर आते हों, वो इस सेक्शन के अंतर्गत कवर नहीं होंगे, उनके ऊपर सेक्शन 4 की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी, उनको हम पब्लिकेशन से नहीं रोक सकते। ठीक है? कोई भी ऐसा स्कल्पचर बना हो, मूर्ति बनी हो, कोई भी ऐसी पिक्चर बनी हो, किसमें, किसी भी टेम्पल में, किसी भी गाड़ी में, जो कि किस काम में आ रही हो? मूर्तियों को ले जाने के काम में आ रही हो, मूर्तियों को रखने के काम में आ रही हो। और किसके काम के लिए ले जाना है?
किसी भी धार्मिक प्रयोजन के लिए, किसी भी रिलीजियस पर्पस के लिए, उसके ऊपर भी सेक्शन 4 की रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होगी। यहां तक की बात क्लियर है। अब देख लेते हैं सी, एनी फिल्म इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्रोविजन ऑफ पार्ट 2 ऑफ सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 विल बी एप्लीकेबल। मतलब एक सिनेमेटोग्राफ है, उसका पार्ट 2 जिसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, उसके ऊपर भी सेक्शन 4 के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। यहां तक की बात क्लियर है। अब हमने पढ़ा सेक्शन 3, सेक्शन 4। अब हम देखते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या कह देता है कि किसी भी साइट में जाकर के सर्च करने का पावर होता है। किसके पास होगा, कौन करेगा, कौन इनको आदेश करेगा, कौन इनको पावर देगा, वो हम देखेंगे सेक्शन नंबर 5 के अंदर। तो देख लेते हैं क्या लिखा है। पावर टू एंटर एंड सर्च subject to such rules as may be prescribed any gazetted officer। कौन जा सकता है, कोई भी गैजेटेड ऑफिसर जा सकता है, जो कि ऑथराइज होगा किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार भेजेगी किसी भी गैजेटेड ऑफिसर को। यहां तक की बात समझ में आती है। विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया फॉर विच ही इज ऑथराइज। मतलब किसी भी एक लोकल एरिया के अंदर सरकार अपना एक गैजेटेड ऑफिसर अपॉइंट कर देगी कि आपको यहाँ पर जाकर के सर्च करना है। आपको यहाँ पर जाकर के सर्च करना है, सीज करना है, जो भी अधिकार दिए जाएंगे वो सब करना है। क्या करेगा वो ऑफिसर, एंटर एंड सर्च एट ऑल रीजनेबल टाइम with such assistance if any as he consider necessary any place in which he has reason to believe that an offense under this act has been or being committed। क्या बोला, जो भी ऑफिसर अपॉइंट हुआ है, अगर उसको कोई भी अंदेशा है कि उसके अंतर्गत आने वाली जितनी भी साइटें हैं वहां पर इससे संबंधित कोई अपराध हो रहा है। अब अपराध कैसा होगा, कोई पब्लिकेशन हो रहा होगा, कोई एडवर्टाइजमेंट बन रहा होगा, किसी ने उस एडवर्टाइजमेंट को रखा होगा अपने पास, अगर कोई जिसके पास जानकारी है तो वो वहां पे जाकर छापा मार सकता है। ये इसने बात लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है। ए में तो बोला कि वो एंटर कर सकता है और सर्च कर सकता है। बी में कह रहा है कि अगर उसको सर्च करने के दौरान कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट मिल गए, ऐसे ऑब्जेक्ट मिल गए, तो वो उनको सीज भी कर सकता है। क्या लिखा है देख लेते हैं। सीज एनी एडवर्टाइजमेंट, सीज एनी बुक, सीज एनी पैम्पलेट, सीज एनी पेपर, सीज एनी स्लाइड फिल्म, सीज एनी राइटिंग, सीज एनी ड्राइंग, सीज एनी पेंटिंग, सीज एनी फोटोग्राफ, सीज एनी रिप्रेजेंटेशन, सीज एनी फिगर। इन सब में से कुछ भी सीज कर सकता है जो उसको मौके में मिले होंगे। विच ही हैज रीजन टू बिलीव कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। जहां पे उसको अंदेशा हो जाए कि इन सब चीजों में से कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि इस एक्ट के प्रोविजन के विरुद्ध है, तो उनको वो छापा मारने के बाद सीज भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। जो भी वहां पर छापे के दौरान कोई भी रिकॉर्ड हो, छापे के दौरान कोई भी रजिस्टर मिला हो, कोई भी डॉक्यूमेंट मिला हो, या कोई भी मेटीरियल ऑब्जेक्ट मिला हो, फाउंड इन एनी प्लेस मेंशन इन क्लॉज ए। क्या था, एंटर और सर्च की पावर थी। उसने एंटर किया, उसको क्या मिला, कोई रजिस्टर मिला, रिकॉर्ड मिला, डॉक्यूमेंट मिला, कोई ऑब्जेक्ट मिला छापे के दौरान, और उसने उसको सीज कर लिया। इन द सेम मैनर if he has reason to believe that he may furnish evidence of the commission of an offense punishable under this। अगर उस ऑफिसर को लगता है कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये इस एक्ट के अंदर एज एविडेंस पेश किए जा सकते हैं, तो वो उसको सीज भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोवाइडेड नो एंट्री अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी मेड इनटू अ प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस विदाउट अ वारंट। हाँ, अगर कोई सर्च किसी प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस के अंदर करनी है तो उसके लिए हमें वारंट चाहिए होगा। ये आपका प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेगा आपसे कि किसी ड्वेलिंग हाउस के अंदर हम क्या बिना वारंट के छापा मार सकते हैं, नहीं मार सकते, हमें वारंट चाहिए होगा। क्या लिखा है,
provided that no entry under this subsection shall be made into a private dwelling house without a warrant. अगर आपको प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस के अंदर छापा मारना है तो आपको वारंट लाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। प्रोवाइडेड फर्दर the power of seizure under this subsection may be exercised in respect of any document, any article, anything which contain any such advertisement, including content of such document, article, thing, if the advertisement cannot be separated by the reason of it being embossed or otherwise from such document, article, thing without affecting the integrity, utility or sellable value thereof. क्या बोला इसने? The power of seizure under this subsection may be exercised in respect of any, मतलब जो हम ऊपर पढ़ के आए थे ना कि उसको सीज करने की पावर भी है, तो वो किसी भी डॉक्यूमेंट को सीज कर सकता है, किसी भी आर्टिकल को सीज कर सकता है, किसी भी थिंग को सीज कर सकता है जो कि उस एडवर्टाइजमेंट से जुड़ी हुई हो। अब उसके अंदर कुछ भी, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी आर्टिकल हो, कोई भी थिंग हो, लेकिन कब करेगा? जब वो आर्टिकल, जब वो डॉक्यूमेंट, जब वो थिंग उस एडवर्टाइजमेंट से अलग ना हो सकती। अगर अलग हो सकती है तो उसको अलग करके जो ऑब्जेक्शनेबल आइटम है उसको ले जाएगा, लेकिन अगर वो एडवर्टाइजमेंट से अलग नहीं हो सकती तो वो पूरा पूरा एडवर्टाइजमेंट ही अपने साथ सीज करके ले जाएगा, सिंपल सी बात है। सबसेक्शन 2, द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी के प्रोविजन इसके ऊपर लागू होंगे। शैल सो फार एज मे बी अप्लाई टू एनी सर्च एनी सीजर अंडर दिस एक्ट, मतलब किसी, अगर हमें इस एक्ट के अंदर किसी स्थान की सर्च करनी है, एंटर करना है, सीज करना है, तो वो किस प्रोसीजर के अंतर्गत करेंगे? हम सीआरपीसी के अंतर्गत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। as they apply to any such seizure made under the authority of a warrant issue under 94 of the CRPC। ये आपसे पूछ लेगा कि जो हम सर्च और सीजर करेंगे उसके लिए वारंट हम कौन से एक्ट के कौन से सेक्शन से लेके आएंगे, तो उसके लिए वारंट हम लेके आएंगे 94 ऑफ सीआरपीसी। तो यहाँ पे बोला कोड, कोड होता है सीआरपीसी। यहाँ तक की बात क्लियर है? सबसेक्शन 3, where any person sees anything under subsection 1 clause B and C, he shall as soon as may be inform the nearest magistrate and take his order as to custody thereof। मतलब किसी भी गेजेटेड ऑफिसर ने जो भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं उसके अंतर्गत कोई डॉक्यूमेंट सीज कर लिया है, कोई ऑब्जेक्ट सीज कर लिया, तो उसकी जानकारी वो ऑफिसर किसको देगा? उस एरिया के नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को देगा, उस एरिया के नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को देगा, और तुरंत प्रभाव से उसके ऑर्डर लेगा कि उसकी कस्टडी जो उसने सामान ली है उसके दे दी जाए। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं एक ऑफिसर हूँ, गैजेटेड ऑफिसर हूँ किसी एरिया का, मैंने अगर कोई सामान सीज कर लिया इस एक्ट के अंतर्गत, तो मैं उसकी जानकारी जो उस एरिया का नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा उसको जाके मैं इसकी जानकारी दूंगा, और उससे मैं उस ऑर्डर लूंगा क्या, ये जो सामान मैंने सीज किया है इसकी कस्टडी दे दी जाए। कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 6 पेनल्टी क्या होती है? सेक्शन 6 बात करता है हमारा पेनल्टी के बारे में। क्या होगा? एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावेंट्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 3 एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा था अगर आपको याद हो तो, और सेक्शन 4 बात करता है पब्लिकेशन की। शैल बी पनिशेबल ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, अगर उसका अपराध पहली बार है तो क्या होगा? विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड अप टू कितने साल? 2 साल। और फाइन, फाइन कितना होगा? 2,000 रुपए तक का फाइन होगा अगर अपराध हुआ है पहली बार। पहली बार में कितना होगा? 2 साल तक की सजा,
फाइन कितना होगा? 2,000 रुपये तक का फाइन, अगर ये पहली बार है तो। ठीक है। और अगर वो मानता ही नहीं है तो क्या होगा? सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, imprisonment फॉर नॉट लेस देन 6 months टू 5 years। अगर मान लो सेकंड और सो ऑन करता गया तो 6 महीने कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक की सज़ा मिलेगी उसको, हर गलती पर। सेकंड बार किया, थर्ड बार किया, फोर्थ बार किया तो हर बार अलग अलग मिलेगी। और फाइन भी लगेगा, कितना? 10,000 रुपये तक का फाइन लगेगा इसका। ठीक है। और 10,000 तक ये फाइन कहाँ तक पहुंचेगा? 1 लाख तक ये फाइन पहुंचे। अगर पहली बार अपराध किया है तो 2,000 रुपये तक का फाइन और 2 साल तक की सिंपल या रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट। अगर बार बार कर रहा है तो जितनी बार पकड़ा जाएगा, 6 महीने से 5 साल तक की कैद और 10,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना, ये इसको देना पड़ेगा। यहाँ तक की भी हमें बात क्लियर, सेक्शन 6 पेनल्टी क्लियर है। अब हम देखते हैं ऐसे अपराध जो कौन करती है, जो करती है कंपनीज। कौन करेंगे ऐसे अपराध? कंपनीज करेंगे। तो हम उनको भी देख लेते हैं कि उनका क्या ट्रीटमेंट होगा। कंपनीज को भी देख लेते हैं। सेक्शन 7, ऑफेंस बाय कंपनीज। Where an offense under this act has been committed by company, every person who at the time of offense was committed was in charge of, was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company shall be deemed to be guilty of the offense, shall be liable to be proceeded against and punished accordingly। क्या बोला? ऐसा कोई अपराध इस एक्ट के अंतर्गत किसी कंपनी द्वारा किया गया है तो उस स्थिति के अंदर कौन कौन जिम्मेदार होंगे? हर एक आदमी। कौन से आदमी? जो जब वो अपराध घटित हो रहा था उस टाइम पर वो उस कंपनी के इंचार्ज थे, उस एक्ट के लिए जिम्मेदार थे, या उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो सभी आदमी क्या होंगे? इस ऑफेंस के लिए जिम्मेदार होंगे। और उसके साथ साथ कंपनी भी जिम्मेदार होगी। कंपनी भी यहाँ पर लायबल बनेगी और उसमें काम करने वाले आदमी भी जो उस समय पर कार्यरत थे, चाहे वो उनके चेयरमैन हो, चाहे वो उनके सीए हो, चाहे वो उनके कोई भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हो, XYZ कोई भी मेंबर, सब कुछ ठीक है। और उनको अकॉर्डिंगली पनिशमेंट भी दी जाएगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हर एक आदमी जिम्मेदार होगा। लेकिन इसमें लिख दिया प्रोवाइडेड। अब ये प्रोवाइडेड क्या बीमारी है इसको भी देख लेते हैं। प्रोवाइडेड that nothing contained in subsection shall render any such person liable to any punishment if he proved that the offence was committed without his knowledge and he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence। मतलब अगर इंक्वायरी के दौरान कोई भी मेंबर जिसके खिलाफ एलिगेशन लगाए गए थे वो ये साबित कर दे कि भैया ये जो भी काम हुआ है मेरी जानकारी के बगैर हुआ है, या मैंने इस कमी को पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश की थी लेकिन ये कमी ढंग से ठीक नहीं हो पाई, तो उस केस में उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, छोड़ दिया जाएगा। अगर वो ये बात साबित कर देता है तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं सबसेक्शन 2। Notwithstanding anything contained in subsection 1, where any offence under this act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or convenience or attributable to any neglect or part or any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, such manager, such secretary or other officer shall be proceed against punishable accordingly। मतलब जब ये इंक्वायरी हो गई और ये साबित हो गया कि ये जो एक्ट किया गया था ये सहमति से किया गया था,
ये किसी के कन्वेंस के लिए किया गया था, ये किसी के एट्रीब्यूट के लिए किया गया था, ये किसी की गलती से हुआ था। अब चाहे वो उसका डायरेक्टर हो, चाहे वो उसका मैनेजर हो, चाहे वो उसका सेक्रेटरी हो या कोई अदर ऑफिसर, ये प्रूव हो जाता है तो उस कंपनी का डायरेक्टर या उस कंपनी का मैनेजर या उस कंपनी का कोई सेक्रेटरी या कोई अन्य ऑफिसर जिसकी गलती से, जिसकी कंसेंट से, जिसके कन्वेंस से, जिसके एट्रीब्यूट से हुआ था, उसको उसी तरीके से पनिश किया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में कह दिया कि कंपनी कौन मानी जाएगी, मींस एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। कंपनी एक्ट में हम पढ़ के आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डायरेक्टर कौन होगा? इन रिलेशन टू अ फर्म मींस अ पार्टनर इन अ फर्म। अगर हम पार्टनरशिप के अंदर डायरेक्टर की बात करेंगे तो उस फर्म का पार्टनर भी एक डायरेक्टर के तौर पर ही काम किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 8। अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 8 की, ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, notwithstanding anything contained in CRPC, an offence punishable under this act shall be bailable. An offence punishable under this act shall be cognizable। मतलब द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन के अंतर्गत कोई भी ऑफेंस होता है तो वो एक तो होगा बेलेबल और एक होगा कॉग्निजेबल। आपसे पूछ लेगा कि इसके अंतर्गत जो अपराध होते हैं उनका नेचर क्या होगा, तो बेलेबल नेचर का होगा और कॉग्निजेबल भी होगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। मान लो कोई भी गैजेटेड ऑफिसर है, उसने गुड फेथ में काम किया है, लेकिन उससे फिर भी कोई गलती हो गई, तो उसकी सजा उस ऑफिसर को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने काम क्या किया है, गुड फेथ में किया। देख लेते हैं। नो सूट, नो प्रोसिक्यूशन, नो अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, against the state government, against any officer of the central government, against any officer of the state government, for anything which is in a good faith done or intended to be done under this act। किसी भी केंद्र सरकार के ऑफिसर पे, किसी भी राज्य सरकार के ऑफिसर पे, या किसी भी केंद्र सरकार पे या किसी भी राज्य सरकार पे कोई भी सूट नहीं होगा, कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। क्यों? अगर उसने वो काम किया हो किसमें, गुड फेथ में काम किया, तो उनके ऊपर कोई भी सूट, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग, कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगी। सिंपल सी बात है। सेक्शन नंबर 9 हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। अब आज के सेशन का, या हम कह लें इस एक्ट का लास्ट सेक्शन, और ये एक्ट पूरा खत्म हो जाएगा, जो कि बात करता है सेक्शन नंबर 10 की। क्या कहता है? पावर टू मेक रूल्स, रूल बनाने की पावर। सब सेक्शन 1, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देकर बनाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सब सेक्शन 2, अ पार्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरन फॉरगोइंग पावर।
फॉरगोइंग पावर सच रूल में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। अब कौन कौन से मैटर के लिए रूल बनाए जाएंगे वो भी देख लेते हैं। द मैनर इन विच द सीजर ऑफ एडवर्टाइजमेंट, सीजर ऑफ आर्टिकल शैल बी मेड, किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट को सीज किया जाएगा, किस तरीके से कोई आर्टिकल को सीज किया जाएगा। एंड द मैनर इन विच द सीजर लिस्ट शैल बी प्रिपेयर, जो हमने सामान जब्ती की है उसकी लिस्ट कैसे बनाई जाएगी। एंड डिलीवर टू द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी एनी एडवर्टाइजमेंट और अदर आर्टिकल हैज बीन सीज, अगर वो सामान सीज किया है तो वो सामान कैसे पहुंचाया जाएगा उसकी भी लिस्ट, उसका भी प्रक्रिया उसमें होगी। बी एनी अदर मैटर विच इज रिक्वायर्ड टू बी और मेड बी प्रिस्क्राइब, जो अन्य मैटर भी है किसी को लगता है कि ये होने चाहिए वो भी उसमें मेंशन कर दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसेक्शन 3, every rule made under this act shall be laid as soon as may after it is made before each house of the parliament, जो भी रूल बनाए जाएंगे वो बना करके जैसे बन जाएंगे वो पार्लियामेंट में रख दिए जाएंगे दोनों हाउस के समक्ष, लोकसभा राज्यसभा। वाइल इट इज इन द सेशन ऑफ द टोटल पीरियड 30 days, 30 दिनों के अंदर अंदर, विच में कंप्राइज in one session or two or more successive session, and if before the expiry of the session, immediately before the session or successive session, both house agree in making and modification of any rule, both house agree that rule should not be made, the rule shall thereafter have affected only such modification from or be effect। मतलब अगर हमें इस इनके रूलों में कोई भी संशोधन करना है, इनको हटाना है या कोई भी एडिशन करनी है तो इसके लिए दोनों सदनों की सहमति चाहिए होगी। कोई एक सदन खाली बोल दे तो नहीं होगा, दोनों सदन अपनी सहमति देंगे उसके बाद ही काम होगा, उससे पहले नहीं। तो हमने आज द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट को आज कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर मात्र 10 सेक्शन थे, उनको हमने एक एक को ढंग से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है इसको देखने के बाद तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँ। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। और हमने राजस्थान जुडिशियल सर्विस स्पेशल सीरीज के अंदर एक हमारा रेंट कंट्रोल एक्ट खत्म कर दिया है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट खत्म कर दिया है, आज हमने इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट खत्म कर दिया है, और अभी हमारा ऑन गोइंग चल रहा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। और ऐसे धीरे धीरे करके हम सारे माइनर एक्ट को भी हम खत्म करते जाएंगे। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम फिर दोबारा एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलते हैं आपको। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक।